नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया, जिसमें 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एनडीए के 17 मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और महागठबंधन के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले चरण में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रचार के दौरान रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जंगल राज, मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर वोट मांगे गए, लेकिन रोजगार और महिला सहायता सबसे प्रभावी मुद्दे बनकर उभरे। तेजस्वी यादव ने 20 महीने में 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया, वहीं एनडीए ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही। महागठबंधन ने महिलाओं को 30,000 रुपए सालाना देने का वादा किया, जबकि एनडीए ने चुनाव से पहले ही 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी। मोकामा में जेडीयू और जनसुराज समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में दुलार चंद यादव की हत्या ने माहौल को गर्मा दिया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रचार की कमान ललन सिंह ने संभाली। कुल मिलाकर पहले चरण में 36 सीटों पर जेडीयू आरजेडी की सीधी टक्कर है, जबकि बीजेपी और आरजेडी के बीच 23 सीटों पर सीधा मुकाबला है। ऐसे में सवाल है कि किसका चुनाव प्रचार सबसे दमदार। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। सबसे पहले सवालों पर आते हैं। आज सबसे पहला सवाल, किसका चुनाव सबसे ज्यादा दमदार। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि पहले चरण में किस गठबंधन को बढ़त मिली है। सवाल यह भी पूछेंगे कि 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। नेताओं ने बहुत सारे वादे किए हैं, तो नेताओं के वादों पर जनता के इरादे क्या हैं, कितना विश्वास कर रही है जनता, सवाल यह भी पूछा जाएगा। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि महिलाओं की पहली पसंद कौन है, नीतीश या तेजस्वी, क्योंकि दोनों ही अपने मुताबिक, अपने गठबंधन की रणनीति के मुताबिक महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव और एलजेपी रामविलास से प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन और वीआईपी से देवज्योति जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ज्ञानेश श्रीवास्तव भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल, अनुप्रिया जी सबसे पहले स्क्रीन पर मुझे आप दिखिए। आज सबसे पहला सवाल आपसे, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया पहले चरण का, सबके अपने दावे और अपनी अपनी कैलकुलेशन भी कर ली होगी। जेडीयू की कैलकुलेशन क्या कह रही है पहले चरण के लिए? देखिए, जेडीयू के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मुझे लगता है कि पूरे बिहार की जनता है और जनता ने नीतीश कुमार जी का काम देखा है। हम लगातार 2005 से हम जो बिहार की जनमत के साथ में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिसने हर बार नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम जो वादे करते हैं निश्चित तौर पर उसको धरातल पर उतारते हैं। अगर हमने जो वादा किया वो धरातल पे नहीं होगा तो आप हमें वोट नहीं देंगे। चाहे वह सभी को 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बात हो, हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, हर घर नल जल की योजना की बात हो, हर एक घर को सड़क से जोड़ने की बात हो, युवाओं की रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो। हमने हर आयाम पे बिहार की जनता को संतुष्ट किया है और बिहार की जनता यह जानती है कि सुशासन की सरकार अगर है तो वह नीतीश कुमार जी की देन है। बिहार में अगर महिलाएं आदि आबादी के रूप में नहीं, एक सशक्त शक्ति के रूप में बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, इसका यह अगर किसी ने कर पाया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने कर पाया है। और रही बात कि आज हमारे प्रथम चरण की जो अंतिम प्रचार की तिथि थी, अब एक दिन बस और शेष है, उसके बाद में मतदान होना है। और निश्चित तौर पे ये जो महिलाएं जिन्होंने अपने आप को स्वावलंबी महसूस किया है, चाहे वह 32 लाख लखपति दीदियां हूं या 24 लाख महिला उद्यमी हूं या 35% आरक्षण लेकर के बिहार में वो बच्चियां जिन्होंने बिहार में अपनी नौकरी कर रही हैं, वो सभी बहनें कतार में खड़े होकर ये सुनिश्चित करें कि एनडीए की सरकार पुनः बने और जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करें। और जो वादे हमने किए हैं अब आने वाले समय में कि हमने आपको हर वो सुरक्षा, सड़क सुविधा दिया है, अब हमारा जो मेन एजेंडा है जिसपे हम बात करेंगे वह है बिहार के युवाओं को बिहार में उनके परिवार के भीतर रह के काम करने के लिए, कि हम आने वाले समय में अगर चुनाव हम जीत के आते हैं तो हम लोगों को यहीं पे उनके परिवार के साथ में रोजगार देंगे उद्योग के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा कि एथेनॉल प्लांट भी लगा है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो बिहार में आई हैं
क्योंकि उनको वो लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है, जिस कारण वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। तो ये बातें तो ठीक है अनुप्रिया जी, ये बातें तो ठीक है, लेकिन मैं एक डेटा आपको दे देता हूं। पहले चरण में आपके जो कैंडिडेट हैं जेडीयू के, वो 57 हैं, यानी 57 उम्मीदवार जेडीयू के ताल ठोक रहे हैं मैदान में। तो इन 57 उम्मीदवारों में आपको कितनी सीटें मिलती हुई जेडीयू की, पर्सनली कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं? संतोष जी, मुझे लगता है कि यह थोड़ा जल्दबाजी होगा कि हम नंबर की गिनती करें, क्योंकि हम मुझे लगता है कि सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक नंबर जो सर्वे के मुताबिक आते हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, और उन सर्वों में एनडीए के लिए राहत भरी खबर है, और जो महागठबंधन है उसके लिए थोड़ी टेंशन वाली खबर है। तो वो उस पर मैं स्नेहाशीष वर्धन जी से टिप्पणी लूंगा। पहले मैं फर्स्ट चरण में आपको 57 सीटों पर जो आपके उम्मीदवार हैं, उनमें आपको कितना लग रहे हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार इतने हो सकते हैं, एक नंबर? संतोष जी, मैं ये कहूंगी कि हम एनडीए के जो जितने गठबंधन दल हैं सभी सीटों पे, क्योंकि जो पहले चरण में सारे सीटों पे चुनाव होनी है, तो हम यह जानते हैं कि जो भी बढ़त होगी वो हमारे साथ होगा, क्योंकि बिहार की जनता का नारा है कि 2025 से 30% नीतीश। और मुझे लगता है कि ये आंकड़ों की जाल में फंसने से अच्छा है जो ऑथेंटिक हो, जो जनता की डिमांड है और जनता जो चाहती है उसके साथ मुझे रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम दिन बच गए हैं। क्योंकि आज हम लोग 4 तारीख को बात कर रहे हैं, और मात्र अब 9 दिन शेष है कि जो 10वें दिन रिजल्ट आते रहेंगे। तो मुझे पता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत कोई है तो वो जनता है, जनमानस है, जो ईश्वर तुल्य है, उसने तय कर लिया है। ठीक है, मैं एक और डेटा आपको देता हूं, 2020 में जो 121 सीटों पर इस बार पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, उन्हीं 121 सीटों का मैंने डेटा निकाला, तो जेडीयू 65 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 121 में से, इन्हीं 121 में से 65 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, 23 जीते थे। आपका जो स्ट्राइक रेट था वो उस समय 35% था 2020 में। क्या ये स्ट्राइक रेट बेहतर होगा? संतोष जी, मैं एक बात आपको कहूंगी, 2020 के विधानसभा का चुनाव का जो एक रणनीति थी, उसमें हमने कहीं हमारे साथ में कह सकते हैं कि एलजेपीआर हमारे साथ में नहीं थी, जिस कारण हमारे नतीजे में थोड़ा अंतर था। लेकिन अगर आप मुझे भविष्य वक्ता के रूप में कहना चाहते तो मैं एक बात कह देती हूँ कि 14 तारीख के रिजल्ट में एक बात स्पष्ट होगा कि जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में नजर आएगी, क्योंकि जो विश्वास। ठीक है, इसी पॉइंट पर मैं स्नेहाशीष वर्धन जी की तरफ जा रहा हूं। स्नेहाशीष वर्धन जी, पहले चरण का चुनाव तो खत्म हो चुका, और गुणागणित करने में आप बहुत माहिर हैं। आपका गुणागणित क्या कह रहा है? महागठबंधन कितनी सीटों पर, 121 सीटों पर पहले चरण की बात कर रहे हैं, इनमें कितनी सीटों पर, चूंकि आप ग्राउंड पर घूमते, मैंने तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी देखा था, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए हैं, मेहनत करते हुए तो बहुत नजर आए आप। रिजल्ट कितना मिलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने दल के विचारधारा को और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, वो मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और कुछ नहीं। बावजूद इसके ये बात कहने में मुझे कहीं से भी गुरेज नहीं है कि वर्तमान दौर में वर्तमान सत्ता के प्रति भारी नाराजगी है, और जनता ने जिस तरीके से समर्थन दिया चुनाव प्रचार के दौरान, ये बताने के लिए काफी है कि ये वर्तमान सरकार पूरी तरीके से जनहित में कार्य नहीं कर रही है। ये जनता के बीच, लेकिन जो ओपिनियन पोल आए हैं, स्नेहाशीष जी, जो ओपिनियन पोल आए हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपको। पोल स्ट्रेट का आया है, वो एनडीए को 133 से 143 सीटें और महागठबंधन को 93 से 102 सीटें दे रहा है। चाणक 128 से 134 सीटें एनडीए को दे रहा है, 102 से 108 सीटें महागठबंधन को दे रहा है, और आईएएनएस 153 से 164 सीटें एनडीए को दे रहा है, और आपको दे रहा है 76 से 87 सीटें। देखिए संतोष जी, ये सब आंकड़े आप भी जानते हैं कि सर्वे या ओपिनियन पोल जो होते हैं वो दोनों हाथों से भर दिए जाते हैं फॉर्म को। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, इवन आप भी। तो आप ये बेहतर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जनता में वास्तव में बदलाव के लिए मूड बनाया हुआ है जनता ने। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी से भारी नाराजगी केवल इसलिए है कि उन्होंने 20 साल में कमोबेश बिहार को पंगु और पलायन स्टेट बना दिया है। इसलिए भी है कि वो बार बार जो अल्टी पल्टी करते रहते हैं, उससे उनके प्रति जनता में भारी नाराजगी। और जो उन्होंने चुनाव से पूर्व लगातार घोषणाएं की, वो उनके लिए जो वो मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, वो उनके लिए कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि सीटों पर आपका नंबर क्या है। महागठबंधन 121 सीटों पर कितने पर बढ़त
बनाती हुई दिखेगी। आपको मालूम है कि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे ये चुनाव हो रहे हैं, ये सबको मालूम है। और इन इलाकों में पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन, पूरी मजबूती के साथ मैं कह रहा हूं कि हम लोग इस वाले में कम से कम एनडीए को पूरी तरीके से पटखनी देने की स्थिति में है, और हमारा जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास मेरे रहेगा। पहले दो खिलाड़ी अलग अलग गठबंधन के थे, दोनों से मैंने नंबर पूछा, अभी तक दोनों ने नंबर नहीं बताया। नहीं, मैंने कह दिया कि 100 के आसपास। देवज्योति जी से ट्राई कर लेता हूं एक बार। देवज्योति जी, नंबर देने में आप विश्वास करते हैं? 121 सीटों में से महागठबंधन कितनी सीटों पर बढ़त बनाता, चूंकि आप तो महागठबंधन को बढ़त बनाते हुए बताएंगे, कितनी सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखेगा? देखिए, अभी झारखंड में चुनाव हुआ था ना, अभी कुछ महीने पहले ही ना हुआ था। तो झारखंड में चुनाव हुआ था तो बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट टीवी में आके बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन जी जेल चल गए हैं तो उनका सुपरा साफ हो गया, सरकार नहीं बनेगी। कितना सीट ओपिनियन पोल दे रहा था झारखंड में, किस तरह से एनडीए को जिता रहा था, और बुरी तरह एनडीए हारी झारखंड में। आपके सामने ही ना सबूत है, ये कोई तो बनावटी नहीं है। देश में किस ओपिनियन पोल को, किसको ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए वो दिखा सकता है? किसी को ताकत है? 2014 से पहले ताकत था, 2014 के बाद किसी को ताकत नहीं है। आपका अपना सर्वे मेरा ओपिनियन पोल है कि हम 150 से ऊपर हम महागठबंधन जीत रही है। पहली 121 सीटों पर पूछ रहा हूं, पहले चरण में जो 121 सीटों पर मतदान होने वाला है 6 तारीख को, उसमें आप कितनी सीटों, चूंकि अब तो प्रचार खत्म हो चुका, आप ग्राउंड पर गए होंगे, आपको अनुमान लग गया होगा। देखिए, मुझे अगर आप बोलिएगा तो हम प्रथम चरण में जो है, हम अगर जोड़ के देखिएगा तो हम 75 प्लस सीट, 80 प्लस सीट हम है, लेकिन उसका प्रथम चरण वाला जो है, हम आज रात में कुछ आकलन हम करेंगे, कुछ बचा हुआ है मेरा वर्कआउट। क्योंकि गलत बात नहीं बोलेंगे, गुमराह नहीं करेंगे ना। हम लोग बीजेपी जैसा झूठ भी बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसा। 2 करोड़ नौकरी, ये सब हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग जो बात है जनता के सामने सच्चाई के साथ जाते हैं। आज जो हमारी घोषणा हुई है तो 2.5 करोड़ 14 जनवरी को 30,000 रुपया जो है हर एक माँ बहन के ना। अभी तो सबसे पहले अभी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे जो कैप्टन हैं इंडिया गठबंधन के बिहार में जो है, तो घोषणा सुने ना, 30,000 रुपया माँ बहन योजना में 30,000 रुपया जो आएगा। एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि अभी खबर आई थी, खत्म होगा आ रहेगा। एक खबर और आई थी, चूंकि आप वीआईपी से हैं और मैं बड़ा सीधा सा गौरा बौराम सीट से जुड़ा ये सवाल है कि यहाँ पर संतोष सैनी ने अपना जो वो नाम था वो वापस ले लिया है। खबर ये आ रही है कि जो अफजल अली खान थे, जिन्हें आरजेडी निष्कासित भी कर चुकी थी पार्टी से, उनको समर्थन दे दिया है। संतोष जी, बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा है इसमें 100% सच्चाई है। इस सीट को तो लेकर आपने बहुत लड़ाई लड़ी थी, ये अचानक से एक मिनट, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? एक मिनट, आदरणीय तेजस्वी यादव जी खुद गए थे घोड़ाग्राम आज से 6 दिन पहले, वहां जाके संतोष सैनी जी को अपना आधिकारिक महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया था। फिर उनको आदरणीय लालू यादव जी ने 3-4 बार कॉल किया गया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे और फोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद जो है पार्टी ने उनको 6 साल के लिए कल बर्खास्त किया। आपको भी पता होगा, आपके चैनल में भी खबर चला है। 6 साल के लिए उनको बर्खास्त किया। उसके बाद आज सुबह 10:15 बजे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक वीडियो भी जारी किया कि अफजल भाई हमारे जो हैं वो कैंडिडेट नहीं है, हमारा छोटा भाई संतोष सैनी वीआईपी का जो है नाव छाप का जो है उसमें आप वोट डालिए। उसके बाद भी अफजल भाई नाराज थे कि हम लड़ेंगे ही। अब 2 भाई लड़ेगा तो हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई ना बोलते हैं। अब हिंदू मुसलमान लड़के बीजेपी को फायदा कर दे, वहाँ का ध्रुवीकरण ना हो जाए, भाजपा को फायदा कर दे, इस वजह से आपने अपने सीट नहीं जो पैर है वो वापस ले लिए। कुल मिलाकर यही बात हुई ना? जी ठीक।
विनीत जी 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 अब अनुरोध करेंगे। जो अमीन में भी एक अल्पसंख्यक भाई मुसलमान भाई लड़ रहा है, कोई जनसुराज से भी मुसलमान भाई लड़ रहे हैं। अब क्या पता है किसको जिताने के लिए लड़ रहे हैं, किसको हराने के लिए लड़ रहे हैं, तो 14 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन वो विनीत जी लोग के पास जा को रहा हूं, भी विनीत जी समर्थन के करना पास चाहिए अफजल भाई को। विनीत जी आपके चैनल क्या के स्थिति माध्यम है से मैं पहली 121 सीटों पर मैसेज देना चाह रहा एनडीए हूं। की और महागठबंधन की, दोनों की? आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? संतोष भाई, ओपिनियन पोल पे हम बाद में आएंगे और नंबर भी हम बिल्कुल देंगे आपको, लेकिन पहले आपको नमस्कार सारे पैनलिस्ट को, दर्शकों को। देखिए भैया, अब तक तो हम कह रहे थे, जनता कह रही थी, आपको ओपिनियन पोल भी कह रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक वैकल्पिक पेशे का चुनाव कर लिया है, कोई रील बना रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि देव ज्योति भाई के जो नेता है उनको भी एक विकल्प ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख के बाद में ये करेंगे क्या। और ये हम क्यों कह रहे हैं संतोष भाई, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। अब तक आपने प्रचार देखा होगा, महागठबंधन का प्रचार मुझे सबसे जबरदस्त लगा। उसमें हर तरह के मसाला था, हर तरह का झूठा वादा, मैनिपुलेशन, ओत प्रोत से भरा पड़ा था। जैसे कहते हैं ना कि ओटीटी या सीरीज में या सीरियल में दिखाया जाता है, ऐसे ही था। हमारा प्रचार तो बिल्कुल जनता के पास पहुंचना था, जो हमने काम किया है उसके बारे में बताना था। जनता हमारी बात समझी, बड़ी शालीनता से, बड़ी तल्लीनता से बात को समझा, और इस बात को यह भी समझा कि जब एनडीए जब बात करती है तो अपने काम की बात करती है, और केवल बात ही नहीं करती, अपने वादों को पूरा करती है। इसीलिए मैंने कहा कि महागठबंधन का जो प्रचार था उसमें हर तरह का चीज देखा गया। अब आप नंबर पे आइए। मेरा अपना मानना है कि जितने भी 122 सीटें हुई हैं यहां पे इस बार, 121 18 जिलों में हम कम से कम 121 माफ कीजिएगा, 121 माफ कीजिएगा, 80 से 85 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मैंने आपको कारण बता दिया है कि ये पैरामीटर हैं, इसके आधार पे ना हम आलतू फालतू की बात करते हैं, ना हम एक को नौकरी देने की बात करेंगे, ना हम वक्फ बिल फाड़ने की बात करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है उसका। इसलिए जनता को बरगलाना हमारा काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, बरगलाना किसका काम है? महागठबंधन का काम है। इसलिए हमने कहा कि 80 से 85 सीट हम जीत के आ रहे हैं, और प्रचंड बहुमत से 140-160 के बीच में हम सरकार बनाएंगे 14 तारीख को। ठीक है, मेरे साथ संतोष भाई, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ज्ञानेश जी भी हैं। ज्ञानेश जी, एक बड़ा अनुभव रहा है आपका, राजनीति को बहुत नजदीक से आप जानते भी हैं, बहुत लंबे समय तक आपने राजनीति को समझा भी है, कवर भी किया है। ये जो पहले 121 सीटों पर स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? संतोष, ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन आपका जो सवाल है कि किसका प्रचार ज्यादा रहा पहले चरण में, तो आपका सवाल था, तो अभी बात हो रही है महागठबंधन की और एनडीए की। प्रचार के मामले में तो तीसरा जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, जनसुराज तो पूरा मीडिया फुटेज वही खाया है। आप इस बात को मानिए कि बिहार चुनाव में पहले जो लड़ाई होती थी महागठबंधन वर्सेस एनडीए, इस बार त्रिकोणीय नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई उसको वोट कटवा कर रहा है, कोई उसको काफी रेस में बता रहा है। तो अगर प्रचार के मामले में देखा जाए तो जनसुराज एक अपनी अलग पहचान बिहार चुनाव में इस बार दिखा चुका है। लेकिन जनसुराज का जितना भी प्रभाव था वो मैनिफेस्टो जारी होने से पहले तक नजर आ रहा था। जैसे ही मैनिफेस्टो आया तो फिर मामला मैनिफेस्टो वर्सेस मैनिफेस्टो हो गया, किसका मैनिफेस्टो कितना अच्छा, किसके में क्या खामियां, उन खामियों पर सवाल उठने लगे। तो शायद प्रशांत किशोर थोड़ा सा पीछे छूट गए, और प्रशांत किशोर का जो दावा है कि वो महागठबंधन को रेस में नहीं मान रहे, वो अपनी फाइट एनडीए से मान रहा है और कह रहे हैं कि महागठबंधन रेस में नहीं है, वो 3rd पोजीशन पर जाएगा। उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? तो जी, मैनिफेस्टो की बात अगर करें तो आपको याद होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप पिछले मैनिफेस्टो को उठा लीजिए, कोई वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो चर्चा हुई भी नहीं। आपको याद होगा जिस दिन एनडीए का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसको 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट में निपटा दिया गया, और तमाम उस पर चर्चा नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। सवाल देखिए कि मैनिफेस्टो के अलावा जो इस बार बिहार में मुद्दा बना हुआ है, जो मोदी जी ने, अमित शाह ने जो मुद्दा बनाया है, ये बिहार का मुद्दा है नहीं। जैसे घुसपैठिया बिहार में, झारखंड के चुनाव में भी उसको मुद्दा बनाया गया था। घुसपैठिया मुद्दा बिहार का नहीं है, बिहार का बड़ा मुद्दा है पलायन और रोजगार, और अमूमन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि बिहार का चुनाव जो पहले दो तरफा होता था, आर पार की लड़ाई होती थी, इस बार नहीं है। इस बार मुद्दे चेंज हो गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार, जो उनके स्टार प्रचारक हैं, और मानिए
कि मोदी जी के जो प्रचार शैली है वो उनके कोर वोटर को खींच के लिए आता है, लेकिन जन स्वराज पिछले 3 साल से जो काम कर रहा है और बिहारियत की जो बात कर रहा है, बार बार हम लोग, अभी आप अनंत सिंह का वाला मामला देखिए, अनंत सिंह के मामले में आप क्या कहेंगे, जंगल राज या मंगल राज कह सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि आप जंगल राज पर जिसको घेरते थे वो मुद्दा ही नहीं रहा। अभी ललन सिंह जी पर जो चुनाव का आचार संहिता का जो केस हुआ है, इसको बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई कहां हुई? वोटर को डराने धमकाने की बात अगर सत्ता पक्ष की ओर से हो तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बिहार के चुनाव हमेशा से विवादित किया जाता रहा है, विवादों में लाया जाता है। ठीक है, इसी पर मैं अनुप्रिया जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अनुप्रिया जी, ज्ञानेश जी जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। संतोष जी, जंगल राज का अर्थ यह होता है और बिहार की जनता जानती है कि सत्ता संरक्षित अपराध, मतलब सत्ता अपराधियों को संरक्षण देती है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, राजनीतिक विशेषज्ञ मुझे लगता है कि वो लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, वो मुझे बताएं कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में आने के बाद में कभी भी जाति आधारित धर्म आधारित नरसंहार बंद हो गया, नक्सलियों को भी नकेल कसी गई, जितने भी सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराधी होते उनको सलाखों के पीछे किया गया। और अगर आप कहेंगे कि अगर जंगल राज है तो फिर यह बताइए कि कैसे किसी पर अगर एफआईआर होता है और प्रशासन उसको पकड़ के जेल में भेज देती है। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई करती है, जैसा कि विपक्ष बार बार कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो सत्ता संरक्षित है, जब अगर ललन सिंह जी ने किसी स्टेटमेंट को दिया तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कर दी, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आश्चर्य यहां होता है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को बोलने से नकार जाते हैं कि दानापुर का एनडीए का इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है रतलाल यादव, जो जेल में है, उसको वो टिकट देते हैं और उसको चुनाव लड़वाते हैं। फिर आप कहेंगे मुकामा में जो इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि है वो कौन है? वो वैसे ही बाहुबली है। चाहे देवा गुप्ता की बात कर लीजिए। देखिए, ये आरोप लगा के आप भाग नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी की एक यूएसपी है, ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। आप किसी जाति किसी धर्म से आइए, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे अगर आप अपराध होंगे तो। नहीं तो बिहार की जनता ने देखा है कि कैसे मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, प्रशासन को आदेश मिलता था कि आपको कार्रवाई नहीं करनी है। अब दूसरी बात संतोष जी मैं कहूंगी कि विषय पे हम आते हैं। बिहार की जनता जानती है कि जंगल राज और मंगल राज में क्या अंतर है। बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं किस बात पे वोट देने निकलेंगी। मैं फिर कह रही हूँ कि जिस तरह के नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प और लगातार चली आ रही निरंतर चली योजनाओं से महिला सशक्त हुई है, और हम इस समय में जब महिला रोजगार योजना के तहत जब हम महिलाओं को 10,000 खाते में दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उन महिलाओं को उद्योग करने के लिए हम मार्केट देंगे, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपया देंगे, वो महिलाएं तय करेंगी कि हमारा सशक्तिकरण अगर किसी के शासनकाल में है, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में है। हमने कहा कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, बिहार में उद्योग के लिए हमने लगातार जो डबल इंजन की सरकार है, जो हमें फंड मिल रहा है, इसका हम उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सारी योजनाओं के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी होता है, आपको बिजली की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है, आपको हर घर जल की व्यवस्था जरूरी है, सड़क का जाल बहुत जरूरी है। ये सारे काम हमने किया है। हम बिहार की जनता से कभी भी नौकरी के बदले जमीन हमने नहीं लिया, हमने कभी भी किसी भी ऐसे योजनाओं का जो जानवर के लिए था उसका लाभ हमने नहीं लिया है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार है तो निश्चिंत है, मोदी है तो मुमकिन है, और बिहार की। ठीक है, ज्ञानेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में सर अपनी बात को रखिएगा, बाकी फिर मैं इसने आशीष जी के तरफ जाऊंगा। ज्ञानेश जी के बात से मैं सहमत हूं, नीतीश जी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। नीतीश जी सुशासन भाव के एक प्रतीक है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सवाल नीतीश जी के बलबूते पर आप कितना दिन गाड़ी को खींचे। अभी बिहार के जो नेतृत्व है उस पर कई सवाल उठ चुके हैं। दूसरी बात, अपराधी को कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो वो किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जाएगा। अब क्या करें वो ज्ञानेश जी, इस तरह की राजनीति है, कोई एक दल थोड़ी है इसमें, सबके अगर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट निकाल लीजिएगा तो सब में दागी है। ठीक है, इसने आशीष जी शायद फोन पर बात कर रहे हैं, मैं आपके पास बाद में आ जाऊंगा। देवज्योति जी जवाब दीजिएगा। जी 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 बताइए। अनुप्रिया जी ने जो बोला था कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं, क्या जंगल राज यहाँ पर जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने बनाया वो काम नहीं करेगा, या जो जमीन के बदले जो आरोप लगे हुए हैं जमीन के बदले नौकरी वाला तेजस्वी यादव पर, ये जो जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं इनको क्या जनता सोचेगी नहीं?
देखिए, ये मूल मुद्दा से ये भटका रहे हैं। इनका पुल गिर जा रहा है, इनका जो है स्थिति, चूहा जो है थाना में दारू पी जा रहा है। आज ही न देखे एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथ जो हम पार्टी का जो है किस तरह से शराब जो है प्रचार गाड़ी में पकड़ा गया, वो भी पुलिस नहीं पकड़ा। किसी तो इसका मतलब ये तो मान रहे हैं कि आप पुलिस निष्पक्ष है? कोई पकड़ा पुलिस का है तो पुलिस का आप ये देख लीजिए ना कि आज जो बिहार में जो संपत्ति का जो रजिस्ट्री है, अगर ये जो आप हुआ है जिस केस की बात कर रहे हैं उस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है सर, तो उसमें पुलिस ने अगर कार्रवाई की तो पुलिस निष्पक्ष है। तो एक जो आरोप आप लगाते हैं कि पुलिस तंत्र पर, पुलिस वो तो खारिज हो गया। पुलिस कहाँ कार्रवाई की है? वो तो ये पब्लिक ने पकड़ा है, पब्लिक पकड़ा है। पुलिस ने पकड़ा है, कोई विजुअल पुलिस का नहीं आया है। अब पब्लिक ने पकड़ा है। आप वीडियो देखिए, हम अपने फेसबुक पे डाले हैं। दारू जो है, दारू का जो है किस तरह से प्रचार गाड़ी में शराब जो है, पेटी भरा हुआ शराब दीपा माझी जी का गाड़ी में। हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो पुलिस की जो उगाई है, पुलिस की जो पैसा जो पुलिस कमा रही है, पुलिस रजिस्ट्री ऑफिस में हमने भी सूचना का अधिकार में मांगा है। सबसे ज्यादा संपत्ति शराबबंदी होने के बाद पुलिस वाले का परिवार और पुलिस वाले का रिश्तेदार ने संपत्ति खरीदा है बिहार राज्य में, सबसे ज्यादा। इसकी भी जांच कराएंगे हम लोग, सरकार में आएंगे तो, कि जो उगाई किया है दारू में, जो पैसा का जो है, जो पैसा मतलब 60-70 हजार करोड़ रुपए का जो बंटवारा हुआ है, 1 लाख करोड़ का जो बंटवारा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति पुलिस वाले लोगों का, परिवार का, और पुलिस वाले लोगों ने संपत्ति को खरीदा है। कीजिएगा संतोष भाई, जब से डिप्टी सीएम का पद में ये मिला है, मुझे लगता है कि देवज्योति भाई बड़े उत्साह में है। अरे भैया, जिस पार्टी, जिस गठबंधन में है आप, सबसे बड़ी पार्टी के नेता कब जेल चले जाएं, बेल पे बाहर हैं, चार्जशीट, वहां पे आरोप तय हो चुके हैं, उसके बारे में कुछ बात कीजिएगा। अभी बात निकल के आई थी, ज्ञानी जी कह रहे थे कि ललन सिंह जी और ये सम्राट चौधरी प्रचार कर रहे थे। भैया, कानून में एक लाइन होता है, इनोसेंस स्टिल प्रूवन गिल्टी। भाई, कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए ना कि भाई वो दोषी है या नहीं है। लेकिन यहां तो साक्षात लालू प्रसाद यादव जी 25 किलोमीटर का रोड शो निकाल रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और इतलाल यादव के लिए निकाल रहे हैं। उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। और इसी जनरल राज से बात करने के लिए हम लोग कहते हैं कि भैया इससे डर के रहो। जब मोदी जी कहते हैं कि 5K कटुता की बात होती है, तो इसी से हम बचना चाहते हैं। और देखिए, जब ये मैनिफेस्टो इनका रिलीज होता है, कैसे बिहार की जनता इन पे यकीन करे। जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की कांग्रेस के डिफेक्टो सुप्रीमो पहुंचते नहीं है। फ्रैक्चर गठबंधन इसलिए जनता कहती है। हमारे 5 घटक दल के शीर्ष नेता जो है बिल्कुल इंटैक्ट खड़े रहते हैं। हमने जो भी वादा किया पूरा करने की। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी अनुप्रिया जी, बहुत बढ़िया बात। आपको मालूम है बिहार में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली 22 से 24 घंटा मिल रहा है। और अभी अगर इंडस्ट्री की कोई बात कर ले, तो मुझे लगता है कि आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, वीआईपी हो गया, रॉल्फ लॉरेन हो गया, जारा जैसे ब्रांड बीटा के सिकंदरपुर में वहां पे मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। संतोष भाई, तो अब आप क्या चाहते हैं? पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, स्टेट जीडीपी बढ़ गया है, और तो और जो केंद्र सरकार है, जो कि 10 साल में मात्र यूपीए की सरकार ने जो 2 लाख दिया था, आज 10 लाख करोड़ दिया है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो मैं फिर से कहूंगा कि बिहार जो है स्वर्णिम काल, जो समुद्रगुप्त के समय में बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके मुहाने पे खड़ा है। इसलिए जनता से कहते हैं कि इस जो आगे बढ़ने की क्षमता है उसको रोकिए नहीं, 5 साल समय, और देखिएगा बिहार टॉप 10 राज्यों में शुमार होगा। इसने शीर्षवर्धन जी, देखिए 7 सेकंड में जो मैनिफेस्टो जारी हो जाता है बिना रिपोर्ट कार्ड दिखाए हुए, उसमें अगर एकता दिख रही है तो फिर भगवान ही मुबारक है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो था उसका ज्यादातर काम तो जो उसमें जिक्र किया गया वो दे रहे थे योजनाएं। वो 7 सेकंड में क्या हुआ होगा आपको भी मालूम है। फोटो खिंचाए चले गए, रिपोर्ट कार्ड पेश करना हमारे पास इतना समय नहीं है ना, जनता के पास पहुंचना है, तो फुर्सत से बैठे हुए हैं। जनता यहाँ पे आपका काम सुनना चाहती है, आपके जुमले नहीं सुनना चाहती है। और सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वास्तव में बिहार की जरूरत है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात है, प्रत्येक घर को सरकारी नौकरी देने की बात है, जिसमें ये सबको मालूम है। नहीं, ये सवाल वो क्लियर कर देता हूं, चूंकि तेजस्वी जी के भाषणों में आपने सुना होगा कि उन्होंने इसे पूरा क्लियर किया कि जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ
डोमिसाइल की बात, 2 करोड़ नहीं, 83 लाख सब- परिवार हैं, उनमें से मतलब मोटा सबके घर मोटी में है आप क्या? बाकी निकाल दीजिएगा। संतोष 20 जी, लाख सबके- लोग 20 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं सरकारी संतोष जी, नौकरी, सबके वो हटा घरों के में- 2.5 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी दीजिएगा? दे दी बात जाएगी। यही फंस जाती है ना। संविदा कर्मियों को हटा के नियमित किया जाएगा। ये बार बार बात है कि उनको नियमित किया जाएगा संविदा कर्मियों को। उसके अलावे ये बात भी आ रही है कि ये प्रथा ही हम लोग खत्म करने वाले हैं। डोमिसाइल नीति लगेगी और बिहार के लोगों को लागू है। बिहार में ही नौकरी मिलेगी। नहीं, वो कितनी लागू है आपको भी मालूम है किस तरीके से। डोमिसाइल नीति तो अभी लागू की थी। अभी नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक जगेगा, अभी हटा देंगे। और रही बात, इस चीज को समझने वाली बात है कि ये सरकार हम लोग कार्रवाई, कमीशन, क्राइम, मेरा काउंटर के सुन अगेंस्ट में लीजिएगा। जाके हम राहुल लोग काम गांधी जी को करना प्रधानमंत्री चाहते नहीं बनना कि वो डोमिसाइल बिहार में लगाएंगे। देखिए, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार के विकास के लिए बिहार के लोग आगे बढ़ के काम करेंगे और इसलिए ये पूरी तरीके से मैनिफेस्टो बिहार आधारित थी। ठीक है, और मेरे पास समय की इस पे कमी है, ये मैं पूरा ज्ञानेश्वरी के काम पास है जा रहा हूं। मेरे पास हमारा। आखिरी 1 मिनट है। ज्ञानेश्वरी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए संतोष जी, यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है ये तो मुद्दे की बात हो रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन भाषणों में अगर देखेंगे तो कोई कट्टा की बात कर रहा है, कोई डराने की बात कर रहा है, जंगल राज की बात कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। यही दुर्भाग्य है कि हर पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। अपराध पर कट्टा की कोई बात नहीं तब कर रहा आई है। थी, वो कुछ गाने वायरल हो रहे थे जिस पर हमने डिबेट भी की थी। उसमें हाँ, नहीं, आप- भैया, कट्टा, दो नाली, सैया, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वो महिलाओं के लिए यहाँ आपत्तिजनक गाने थे प्रधानमंत्री कि हम लेकिन उठा आप लेंगे चुनाव महिलाओं भाषण को, करते हैं, भैया की बात सरकार करो। बनेगी, इस तरह के वो गाने थे उनके जिस लायक पर थे। प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया था। लेकिन देखिए, चुनाव के जो भाषण हो रहे हैं नेताओं के, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या बात हो रही है? उसमें बात हो रही है घुसपैठिए की, उसमें बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, उसमें बात हो रही है कि जंगल राज आ जाएगा, कोई उसको डरा रहा है कि बेरोजगारी हो जाएगी। हम खजाना खोल दिया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने खजाना खोल दिया। ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव इस बार जो पार्टी जीतेगी बिहार स्वर्ग हो जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ठीक है, मेरे पास 20 जो सेकंड है। भाषण रुपया जी सुनिएगा, कुछ कहना चाह रही थी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मुझे डिबेट खत्म करनी पड़ेगी। संतोष जी, कोई खजाना नहीं खोला गया है। जो जनता के हित में कार्य किया गया है और जनता हित के लिए ही नीतीश कुमार खड़े हैं। क्योंकि अगर खजाना की बात होती तो शायद हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जैसा लालू प्रसाद यादव जी पे कई आरोप है, वैसे आरोप लगते। मुझे लगता है कि ये सरकारी खजाने सरकार में जो जनता है उसके लिए होता है और हम भरसक प्रयास करेंगे कि बिहार की महिलाएं स्वावलंबी हो। ठीक है, बिहार का इसी युवा पॉइंट पर इस रोजगार डिबेट को करे यही और रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे